हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम आपको परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं और ये हमारा परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर 1 है। इसके बाद लेक्चर 2 और लेक्चर 3 हम तैयार करेंगे और तीनों लेक्चर मिला के परमाणु की संरचना का विद न्यूमेरिकल आपका पूरा कवर हो जाएगा। देखो, परमाणु की संरचना शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम जानकारी दें इसके बारे में। देखो, आज की तारीख में हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अतिसूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ये अणु किससे? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं में क्या होता है? धनावेशित नाभिक होता है और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रति विभिन्न कक्षाओं में लगातार वहां पर क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। ठीक, लेकिन ये ज्ञान हमको आज अचानक एक दिन में नहीं प्राप्त हुआ। इस ज्ञान के पीछे भी हिस्ट्री है, इतिहास है। उसी को हम पढ़ाने जा रहे हैं कि कहां से क्या शुरुआत हुई, किसने क्या कहा, कब किसने क्या प्रयोग किया, कैसे कैसे क्या जानकारी मिली। ठीक है, आप जानते हो, हम बात करते हैं सन 1803 से शुरुआत करते हैं। एक वैज्ञानिक थे डाल्टन। उन्होंने सबसे पहली बार बताया कि प्रत्येक पदार्थ अतिसूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और जिसे उन्होंने नाम दिया था, उसका परमाणु नाम दिया था। और उन्होंने कहा कि इस परमाणु को किसी प्रकार से भी, मतलब कोई भी भौतिक विधि या रासायनिक विधि ऐसी नहीं है कि इसको हम खंडित कर सकें, इसको विभक्त कर सकें, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जानते हो, उन्होंने कोई प्रायोगिक इसका प्रदर्शन नहीं किया था। पुराने जमाने में वैज्ञानिक एवं दार्शनिक ज्यादा हुआ करते थे, अपने ज्ञान के आधार पर, तर्कों के आधार पर बात बताया करते थे। उसके बाद काफी लंबा समय बीता। सन 1897 की हम बात करें, जे टॉमसन ने पहली बार इलेक्ट्रॉन की खोज करी और उसी समय बेकरेल ने भी रेडियो एक्टिविटी की खोज करी। तब जानकारी मिला कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अच्छा, हम ये जानते हैं कि परमाणु क्या उदासीन होता है, वैद्युत उदासीन होता है। तो अगर परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं और परमाणु वैद्युत उदासीन होता है, इसका मतलब कि परमाणु में कोई धनावेशित कण भी कहीं ना कहीं होने चाहिए। इसके बारे में भी फिर लोगों ने ज्ञान अपना देना शुरू किया। थॉमसन ने अपना एक तरबूज मॉडल प्रस्तुत किया था, या फिर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग अपना विचार देते रहे, तर्क देते रहे, लॉजिक देते रहे। लेकिन सबसे पहली बार सन 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में या परमाणु की सही संरचना को जानने के लिए एक प्रयोग किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग था और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली रदरफोर्ड के इस प्रयोग के माध्यम से। उन्होंने क्या किया? रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम को लिया। आप पूछोगे उन्होंने पोलोनियम ही क्यों लिया, कोई और कण क्यों नहीं लिया? तो उस समय ज्ञात जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व थे, उसमें पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा कणों की ऊर्जा बहुत अत्यधिक होती थी। फिर आप कहोगे स्वर्ण पत्र क्यों लिया? देखो, सोना एक ऐसा धातु है जिसका बहुत ही बारीक, बहुत ही पतला पत्र बनाया जा सकता है। देखो, स्वर्ण पत्र के बारे में थोड़ा जानकारी दें। उसके पहले आप जानते हैं, आपने चांदी का वर्क आपने देखा होगा, मिठाई उठाई के ऊपर आपका उसको सजावट के लिए चांदी के वर्क का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही बारीक होता है। कभी अपने दुकान पर अगर आपने खरीदा होगा चांदी वर्क, तो सीधे उठा के ऐसे नहीं पकड़ा देगा वो। आप जानते हो, नीचे एक पेपर होगा, उसके बीच में चांदी का वर्क की एक लेयर होगी, फिर ऊपर एक पेपर होगा और ऊपर पेपर, नीचे पेपर, बीच में चांदी की वर्क की एक पतली परत, ऐसे आपको पकड़ाता है। इतना नाजुक होता है। अगर आप एक तरफ से उसको आप उठाओगे तो जानते हो वो हिस्सा आपके हाथ में उठ जाएगा, बाकी पड़ा रह जाएगा। इतना कमजोर, इतना नाजुक होता है। चांदी के वर्क के बारे में आपको समझाई। आजकल मार्केट में सब जगह डुप्लीकेसी है। सस्ती मिठाइयों में जानते हो, चांदी के वर्क के स्थान पे एल्युमिनियम के वर्क का इस्तेमाल कर देते हैं। नहीं खाना चाहिए। एल्युमिनियम हमारे शरीर के लिए क्या बहुत ही नुकसानदायक है। जिसमें अपना देश गुलाम था, जितने क्रांतिकारी थे, अंग्रेज लोग उनको जेलों में ठूंस रहे थे और उनकी जानते हो रजिस्ट्री पावर को घटाने के लिए स्पेशली उनके लिए एल्युमिनियम के बर्तन मंगाए गए थे कि एल्युमिनियम के बर्तन में वो खाना खाएं। जानते हो, एल्युमिनियम के बर्तन में खाना जो पकेगा, बनेगा, तो एल्युमिनियम का अंश भी हमारे आपके शरीर में भी जाएगा और वो क्या करेगा? रजिस्ट्री पावर को घटाएगा। ये तो रही बता एल्युमिनियम के वर्क की बात यहाँ पे। ठीक, चांदी का वर्क आपने देखा जो मिठाई उठाई के ऊपर लगा होता है। और जानते हो, सोने का वर्क या सोने की जो परत है, लेयर है, वो आप जानते हो चांदी से भी पतली बनाई जा सकती है। तो इन्होंने क्या किया? फर्स्ट टाइम जो सोने का एक पत्र लिया, या सोने का वर्क या सोने की पतली सी एक शीट ली, जो है इतनी पतली शीट ली। ये मान के लिया यहाँ पे, जैसे आपको समझाएं, ये आपको बेहतर समझ में आ जाए, हमने कुछ बहुत ज्यादा मोटा करके दिखाया है। ठीक है, आप ये मान के चलो, बहुत पतली अगर शीट होगी उसकी, तो आप जानते हो एक नाभिक आप, यानी आप यूं कह सकते हो कि आप जानते हो पूरी वर्क या पूरी शीट है, इसमें आपका जब यहां से अल्फा कण प्रवेश करेगा तो उसके रास्ते में केवल एक ही नाभिक आएगा। इसलिए आपका इतना पतला पत्र लिया। आपको बेहतर समझ में आ जाए, उसी को हमने बहुत ज्यादा बड़ा करके, आप यूं कहो जूम करके हमने उसको दिखाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया? ये जो अल्फा कण है पोलोनियम से निकले हुए, उसको इस पत्र में से गुजारा। तो जब गुजारा तो उन्होंने जानते हो, इन्होंने ये पाया कि अलग अलग अल्फा कण अलग अलग रास्तों से गुजरे। जैसे ये अल्फा कण, तो आप जानते हो ये नाभिक, और आप देखो इसके बीच से गुजर रहा है ऐसे।
ठीक, ऐसे ये गुजरा। तो आप आगे देखना यहाँ पे, आप जानते हो ये डिस्टेंस क्या कुछ ज्यादा है और ये डिस्टेंस क्या कम है, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। अच्छा, वो अल्फा कण पे कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। तो इस पर भी प्लस चार्ज और नाभिक पर भी प्लस चार्ज। तो आप जानते हो ये क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। देखो, प्रतिकर्षित तो ये भी करेगा किधर की ओर? नीचे की ओर। और प्रतिकर्षित ये भी करेगा किधर? ऊपर की ओर। लेकिन ये अल्फा कण इसके ज्यादा करीब है, नजदीक है, तो इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और ये आपका यहां से निकल के ऐसे, यहां से ऐसे घूम के और मान लो इधर चला गया ऐसे। ठीक, आप यूं कह सकते हो अपने मार्ग से क्या प्रकीर्णित हो गया, विचलित हो गया। इसका रास्ता तो ये था ना, ये। ठीक, तो मान लो थीटा कोण आपका यहाँ पे क्या विचलित हो गया। अच्छा, उसी प्रकार से ये अल्फा कण, अब आप देखो इसके करीब तक यहाँ पे आया ऐसे। ठीक, अब आप देख रहे हो बिल्कुल ठीक सामने नाभिक पड़ रहा है, तो ये क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा। क्यों? नाभिक पे धनावेश, अल्फा कण पे क्या? धनावेश। सेम चार्ज में क्या? रिपल्शन। तो आप जानते हो यहीं से आपका बैक टू पवेलियन हो जाएगा। बैक टू पवेलियन का मतलब क्या? वो अपने रास्ते पे वापस लौट आएगा। तो लौटेगा तो उसी रास्ते पे, लेकिन बेहतर आपको समझ में आ जाए इसे थोड़ा सा हम डिस्प्लेस करके आपको दिखा दे रहे हैं। उसी प्रकार से यहां पे देखना, ये अल्फा कण यहां पहुंचा ऐसे। अब आप देखना अल्फा कण पे क्या? धनावेश, इस नाभिक पे क्या? धनावेश, सेम चार्ज में क्या? रिपल्शन। ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। और आप जानते हो यहां से आपका ये अल्फा कण प्रतिकर्षित हो गए और आपका इधर कहीं निकला। उसी प्रकार से आप इस अल्फा कण को देखना, अल्फा कण पे क्या? धनावेश, आपका आगे बढ़ा ये अल्फा कण, यहां पहुंचा ऐसे। ठीक, अब जब यहां पहुंचा तो इस नाभिक के क्या करीब है और इस नाभिक से क्या दूर है? तो ये वाला नाभिक इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा किधर की ओर? नीचे की ओर। और ये वाला नाभिक इसको प्रतिकर्षित करेगा किधर की ओर? ऊपर की ओर। और ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका प्रभाव कम पड़ेगा और इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और ये अल्फा कण यहां से आपका ऐसे निकल के ऐसे, ठीक है, ऐसे, और यहां से होते हुए और इधर निकल गया, ये लो। ठीक, उसी प्रकार यहां पे आओ, ये अल्फा कण बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ऐसे गया। आप देख रहे हो बिल्कुल नाभिक से बिल्कुल टकराने कोई जा रहा है, तो आप जानते हो ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, एक निकटतम दूरी तक जाएगा, उसके बाद फिर यहां से प्रतिकर्षित होगा और उसी रास्ते पे क्या होगा? वापस लौट आएगा। क्योंकि लौटना भी हमको दिखाना, इसलिए थोड़ा सा हम डिस्प्लेस करके आपका लाइन दिखा दे रहे हैं। जनरली आप कहां पे क्या, तो उसी मार्ग पे गया और उसी मार्ग पे वापस आ जाएगा। अब इनसे मिलो, आपका ये अल्फा कण यहां पहुंचा ऐसे, ये। ठीक, आप देखो ये वाला नाभिक क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा नीचे की ओर, इस अल्फा कण को। और ये वाला नाभिक क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा ऊपर की ओर। ये ज्यादा करीब है, तो जब ज्यादा करीब है इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और ये अल्फा कण यहां से ऐसे निकल के ऐसे और यहां से ये चला गया इधर ऐसे। उसी प्रकार आप यहां पे देखना, ये अल्फा कण यहां ऐसे पहुंचा। ठीक, और आप देखना ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। ये क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। और दोनों से डिस्टेंस लगभग क्या बराबर है, तो मे भी पॉसिबल का बिल्कुल सीधा निकल गया ऐसे। चलो, ठीक, उसी प्रकार से इस अल्फा कण को आप देखना, ये अल्फा कण यहां से ऐसे ये पहुंचा ऐसे। ठीक, ये ज्यादा आपका निकट है इसके, तो ये क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा नीचे की ओर और ये प्रतिकर्षित करेगा ऊपर की ओर। इसकी दूरी अल्फा कण से क्या ज्यादा है, इसकी दूरी क्या कम है, इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और ये अल्फा कण कहां पे आ गया? नीचे की ओर, इधर आ गया। आप जानते हो ये नाभिक क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा किधर की ओर? नीचे की ओर। और ये नाभिक इसको प्रतिकर्षित करेगा किधर? ऊपर की ओर। ये डिस्टेंस क्या ज्यादा है यहां से, और यहां से डिस्टेंस क्या कम है, तो डिस्टेंस जब कम होगी तो इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और ये अल्फा कण फिर आपका यहां पे क्या होगा? नीचे की ओर इधर ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगा, ये। उसी प्रकार से आप यहां पे देखना, यहां पहुंचा, ठीक, और इसके बाद से आपका आगे निकला। ठीक, अब आप देखना, मान लो को बिल्कुल बीचों बीच से अगर गुजरा तो बिल्कुल सीधे ही गुजर जाएगा, अपने मार्ग से बिना विचलित हुए निकल जाएगा। चलो, ठीक, तो इस प्रकार से आप देखना इन्होंने क्या किया? पोलोनियम से निकले अल्फा कणों को एक स्वर्ण पत्र में से गुजारा और अलग अलग अल्फा कण अलग अलग कोणों पर प्रकीर्णित हुए, मतलब अपने मार्ग से विचलित हुए। ठीक, और अलग अलग मार्गों पर गए। और जानते हो उन्होंने यही नहीं, एक यंत्र आता है उसको बोलते हैं परस्पर गणित्र। रेडियो एक्टिविटी के लेक्चर में हम आपको बताएंगे डिटेल कैसे वो वर्क करता है। उसकी सहायता से जानते हो इन्होंने अलग अलग कोणों पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या को भी गिना परस्पर गणित्र की सहायता से। और उसके बाद अपने इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने कई निष्कर्ष निकाले। जैसे पहला निष्कर्ष उनका था कि परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से खोखला है। ये कैसे जान पाए? जानते हो अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधे ही गुजर गए। तो अगर बिल्कुल सीधे ही गुजर गए तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला पहला वाला कि परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से खोखला है। फिर उसके बाद दूसरा उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। ध्यान रहे, इसके पहले टॉमसन ने तरबूज मॉडल दिया था। तरबूज के बीज की तरह आपका उसके अंदर आपका वहां पे क्या पिरोए रहते हैं, इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपका सब वितरित रहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं वो भी आपका एक प्रकार से क्या गलत साबित हुआ इनके इस प्रयोग के माध्यम से। तो इन्होंने बताया कि इस परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। और जानते हो बाद में गणना के आधार पर
इन्होंने ये भी ज्ञात किया कि जो नाभिक का आकार होता है, आकार का मतलब क्या, नाभिक की त्रिज्या वो लगभग 10 की घात -15 मीटर, जिसको हम फर्मी भी कहते हैं, होता है। और परमाणु का आकार लगभग 10 की घात -10 मीटर होता है। अगर आपसे पूछें कौन बड़ा, नाभिक बड़ा कि परमाणु बड़ा, तो आप खुद यहाँ पे देखना, ये 10 की पावर -15 है, बहुत छोटा है ये। और उसकी तुलना में ये क्या 10 की पावर -10 है, ध्यान रखना -10 है, ठीक है। तो आप जानते हो नाभिक की तुलना में परमाणु का आकार क्या बहुत बड़ा है, या परमाणु की तुलना में नाभिक का आकार क्या बहुत छोटा है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये भी पता किया अपने प्रयोग के माध्यम से कि जो कूलाम का नियम है ये परमाणुवी दूरियों के लिए भी सत्य है। आप पूछोगे कैसे? आप देखो, जो हम इसको स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहे थे यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से खींचते चले गए, आपको समझा रहे थे कि ये वाला नाभिक इसके बीच से गुजर रहा है। तो आप जानते हो ये जो अल्फा कण यहाँ पे आया, इसके ज्यादा करीब है, इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, इससे यहाँ पे क्या दूरी ज्यादा, इसका प्रभाव कम पड़ेगा, ये इधर घूम गया। तो जो हम बोल रहे थे कि आप जानते हो दूरी कम है तो इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, किसके नियम के आधार पे? कूलाम के नियम के आधार पे। कूलाम का नियम का फार्मूला क्या है आपका? F बराबर 1/4πε0 × K Q1 Q2/r²। आर का मान जितने कम होगा F का मान उतना ही ज्यादा होगा। हम वहीं से आपका बोल रहे थे कि नजदीक होगा तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कूलाम का नियम परमाणुवी दूरियों के लिए भी सत्य है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया? स्वर्ण पत्र को लेकर प्रयोग किया। फिर उन्होंने क्या किया? स्वर्ण पत्र की जगह पर रजत पत्र ले लिया। रजत पत्र का मतलब क्या? चांदी का वर्क। यहाँ पे चांदी का वर्क रखा और यही प्रयोग फिर दोहराया। फिर जस्ते का एक वर्क लिया या एक पत्र लिया, यही प्रयोग इन्होंने फिर दोहराया। अलग अलग धातु पत्रों को लेकर जब इस प्रयोग को दोहराया तो इन्होंने पाया कि आप जानते हो एक ही कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या इनको अलग अलग मिली। उस आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अलग अलग धातुओं के नाभिक पर धनावेश की मात्रा अलग अलग होती है। भाई सभी पर धनावेश की मात्रा अगर बराबर होती तो एक निश्चित कोण पर चाहे जो धातु यहां पे रखते, प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या भी क्या होती? बराबर होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि अलग अलग धातुओं के नाभिक पर धनावेश की मात्रा क्या होती है? अलग अलग होती है। और उसके बाद जानते हो उसी प्रस्फुर गणित की सहायता से इन्होंने जब ये ज्ञात किया कि कितने कोण पर कितना अल्फा कण प्रकीर्णित हो रहा है, ठीक है, तो उन्होंने एक फार्मूला भी आपका दिया अपने प्रायोगिक आधार पर। वो क्या है? देखो, थीटा कोण पर प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या यदि कैपिटल एन हो तो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, ठीक है, sin θ/2 की होल पावर 4। एन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, sin θ/2 की होल पावर 4। एक रिलेशन भी दिया। अपने आप में ये भी काफी महत्वपूर्ण रिलेशन है। कभी कभी कंपटीशन में इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है। अब ये न्यूमेरिकल हम तुरंत आपको लगवाने जा रहे हैं। आप देखना एक क्वेश्चन सामने यहाँ पे, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग में 90 डिग्री पर प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या कितनी? 20 है, ठीक। तो 60 डिग्री के कोण पर प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या बताओ। बहुत आसान है, आप जानते हो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, sin θ/2 की होल पावर 4। और आप ये भी जानते हो जब ये सिंबल हटेगा, इक्वल का सिंबल आएगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो n बराबर कांस्टेंट और 1/, sin θ/2 की होल पावर 4। अब हमने क्या किया? इसी लाइन को दो बार लिखा। देखो, n बराबर कांस्टेंट 1/, sin θ/2 की होल पावर 4, और नीचे भी देखो वही लिखा n बराबर कांस्टेंट 1/, sin θ/2 की होल पावर 4, ठीक। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, आप देखना, हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक, यहाँ पे, और यहाँ पे θ2 करते हैं, यहाँ पे 1 किया और यहाँ पे हमने θ1 किया। 1 का मतलब क्या? फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस, और 2 का मतलब क्या? सेकंड कंडीशन, सेकंड केस। और दोनों को हमने क्या किया? ऐसे डिवाइड कर दिया, ये लो, ठीक। तो जैसे आप डिवाइड करोगे आप देखोगे कांस्टेंट से कांस्टेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद चलो आप देखो किस पे दिया हुआ है? 90 डिग्री पे दिया है। 90 डिग्री पे कितने अल्फा कण प्रकीर्णित हुए? 20। और 60 डिग्री पे पूछा गया है, तो ये आपका यहाँ पे क्या? 2 वाला सेकंड केस हो गया, और ये आपका 90 डिग्री वाला क्या? फर्स्ट केस हो गया। आप देख रहे हो n2/n1 बराबर, कांस्टेंट तो कट गया। अब यहाँ पे वैल्यू फिट किया जाए तो अब तो 1/, sin θ2, तो θ2 की जगह पे यहाँ पे क्या? 60 डिग्री अपॉन 2। अच्छा, फिर यहाँ पे आओ, sin θ1/2, तो यहाँ पे क्या? 90 डिग्री अपॉन 2, और यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगा, और ये आपका यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद फिर आप आगे देखना, तो यहाँ पे n2 और यहाँ पे n1 बराबर 1/1 है, तो डबल बटे के नाते ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे उतर आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो sin 90 डिग्री अपॉन 2 की होल पावर 4 अपॉन sin 60 डिग्री अपॉन 2 की होल पावर 4। अब हमने क्या किया? ऊपर भी होल पावर 4 है, नीचे भी होल पावर 4 है, तो हमने दोनों को इकट्ठा करके हमने होल पावर 4 लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे देखना, 90 डिग्री को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। 60 डिग्री को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे sin 45 डिग्री बटे sin 30 डिग्री की होल पावर कितनी आ गई? 4। अब आप आगे देखना, sin 45 का मान कितना? 1/√2, और sin 30 का मान कितना? 1/2, और होल पावर कितना? 4 हो गया।
अब उसके बाद देखना डबल बटे के नाते 2 ऊपर चला जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा, तो 2 ऊपर आ गया, √2 नीचे आ गया, होल पावर 4 यहाँ पर भी है, होल पावर 4 यहाँ पर भी है। अब इसको जब आप कैंसिल करोगे ये, तो ये बराबर आपका आ जाएगा √2 की होल पावर 4। तो देखो √2 की होल पावर 4, और इसका मतलब क्या हुआ, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। आप जब गुणा करोगे बराबर कितना आ जाएगा 4। तो ये किसका मान निकला, n2/n1 बराबर कितना आया 4। तो ऐसी कंडीशन में n2 बराबर क्या होगा, n1 को आप उधर शिफ्ट करा दो, तो n2 बराबर 4n1, और n1 का मान कितना दिया, देखो 20। 90 डिग्री पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या कितनी है, 20। तो यहाँ पे कितना हो गया 20, और 20 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 80। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि 60 डिग्री के कोण पर प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या कितनी होगी, 80 होगी। इस प्रकार से हमने रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग आपने देखा। अब इसके बाद जानते हो रदरफोर्ड ने अपना एक परमाणु मॉडल भी प्रस्तुत किया। वो मॉडल क्या है, चलो देखते हैं। सन 1911 में रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में बताया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर बहुत छोटे से गोले पर केंद्रित होता है, और जिसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर होती है, और इलेक्ट्रॉन एक घेरा होगा, और वो घेरा लगभग जानते हो 10⁻10 मीटर। ये घेरा जो हमने यहाँ पे डायग्राम में ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है, इसकी त्रिज्या यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी, 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस घेरे के अंदर लगातार इसके चारों, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। इनके मॉडल में भी कई कमियां पाई गई, जैसे 2 कमी मुख्य है सामने, आप देखना रदरफोर्ड मॉडल में कमियां। पहली कमी क्या है, परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में। दूसरी कमी क्या है, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में। देखो रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी, और ये अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा, नाभिक पे धनावेश, इलेक्ट्रॉन पे क्या ऋणावेश, अपोजिट चार्ज में क्या अट्रैक्शन होता है, और ये जो आकर्षण बल होगा, यही आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता रहेगा, और इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाता रहेगा। इलेक्ट्रॉन 10⁻10 मीटर त्रिज्या के घेरे में चक्कर लगाएगा, जिसको पूरा नाम इन्होंने क्या, परमाणु दिया, और जो समस्त धनावेश होगा वो सेंटर पे और 10⁻15 मीटर त्रिज्या के एक घेरे पर उपलब्ध होगा। इनका मॉडल था। इनके मॉडल में कमियों के नाम पर, जैसे पहली कमी है आपकी परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में, और दूसरी कमी क्या, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में। तो पहले आपको समझाएं, पहली व्याख्या हम करने जा रहे हैं जो कमी है परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में। जब इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया, जैसे ना कोई भी काम करो तमामों आलोचना करने वाले सामने आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई कमी है तो उसमें क्या सुधार किया जाए। तो वास्तव में कमी थी। जैसे आप सुनो, परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों लगातार चक्कर लगाएगा, अति तीव्र वेग से चक्कर लगाएगा, तो गतिमान इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के समतुल्य होता है, और जब इलेक्ट्रॉन अति तीव्र वेग से गतिमान होगा तो इससे विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, और जब ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा लगातार घटती जाएगी, और एक अवस्था ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉनों को जाके नाभिक में गिर जाना चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर रदरफोर्ड की थ्योरी माने कि हाँ वास्तव में चक्कर लगाएगा, तो चक्कर लगाते 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 एक समय ऐसा आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों को जाके आपका यहाँ पे नाभिक में क्या, गिर जाना चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो इसकी व्याख्या रदरफोर्ड का मॉडल नहीं कर पाया। फिर दूसरा आप देखना, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में। देखो स्पेक्ट्रम के नाम पे हमने अपने इसी चैनल पे 3 हमने लेक्चर बनाए हैं, और 3 लेक्चर में पूरा स्पेक्ट्रम चैप्टर हमने कवर किया है विद न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल में जो भी हमने क्वेश्चन लगवाए वो कंपटीशन के ही क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक बार हल्का सा हिंट आपको दे, किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग का उसके तरंगदैर्घ्य के क्रम में क्रमित व्यू, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, और इसकी भी 3 वैरायटी होती है, रेखीय स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम और अविरत स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम में क्या होता है, काली पृष्ठभूमि पर कुछ चमकीली रेखाएं मिलेंगी रेखीय स्पेक्ट्रम में। और बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, काली पृष्ठभूमि पर, मतलब बैकग्राउंड काला रहे, और उस पर जानते हो ढेर सारी चमकीली रेखाओं का पूरा एक ग्रुप मिला, फिर अंधकार, फिर ढेर सारी चमकीली रेखाओं का वहां पे एक ग्रुप मिला, फिर अंधकार, फिर ढेर सारी चमकीली रेखाओं का एक ग्रुप मिला, और इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बैंड। और इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को आप क्या कहते हो, बैंड स्पेक्ट्रम। और तीसरा फिर अविरत स्पेक्ट्रम, नाम से स्पष्ट है, अविरत, अनवरत, लगातार, मतलब ये स्पेक्ट्रम जब मिलेगा तो देखो बैकग्राउंड तो अंधकार है, लेकिन जब स्पेक्ट्रम मिलना शुरू होगा तो शुरू से लेकर अंत तक जितने भी संभव तरंगदैर्घ्य होंगे, हर तरंगदैर्घ्यों की रेखाएं वहां पे मिलेंगी, और उसके बाद फिर आपका वहां पे पृष्ठभूमि काली होगी। तो जब मिलना शुरू हुआ, जहां पे खत्म हुआ, उसके बीच में जितने भी संभव तरंगदैर्घ्य हैं, हर संभव तरंगदैर्घ्य वहां पे उपलब्ध हैं।
तो अगर इनकी बात सही मानी जाए, रदरफोर्ड मॉडल को सही माना जाए, तो जब लगातार चक्कर लगाता रहेगा, लगातार ऊर्जा में कमी होती रहेगी, लगातार इसकी गति लगातार क्या घटती भी रहेगी, ठीक है, तो ऐसी दशा में इससे जो उत्सर्जन होगा विद्युत चुंबकीय तरंगों का, उसमें लगभग सभी संभव तरंगदैर्ध्यों के विकिरण होने चाहिए। तो ऐसी दशा में जब स्पेक्ट्रम प्राप्त करें तो इस स्पेक्ट्रम में क्या जितने भी संभव तरंगदैर्ध्य हों, हर तरंगदैर्ध्य की रेखाएं मौजूद हों। यानी कि आप जानते हो जो स्पेक्ट्रम इसका मिले, फिर क्या अविरत स्पेक्ट्रम ही हमेशा मिले, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। तमामों ऐसे परमाणु हैं कि जिनका स्पेक्ट्रम जब प्राप्त किया जाता है तो या तो रेखीय स्पेक्ट्रम मिलता है या फिर बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है। तो अगर रदरफोर्ड की थ्योरी माने तो स्पेक्ट्रम हमेशा हर परमाणु के लिए अविरत ही मिलना चाहिए, रेखीय बैंड मिलना ही नहीं चाहिए। और जबकि आप जानते हो आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं, अधिकांश ऐसे तत्व हैं जिनका जो स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है तो रेखीय बैंड मिलता है। तो इस प्रकार से आपका ये जो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में आपका ये भी आपका यहाँ पे इनके मॉडल की कमी है। इनके मॉडल को अगर माने तो इसकी व्याख्या रेखीय स्पेक्ट्रम की हम नहीं कर सकते हैं। अब रही बात, इस कमियों को भी दूर किया गया। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था प्रोफेसर नील बोर। उन्होंने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया इनकी कमियों को दूर करते हुए। उन्होंने प्लांक की थ्योरी उसमें लगाई थी, ठीक। तो नील बोर का क्या सिद्धांत है उसको बाद में, पहले उसके पहले आप देखना यहाँ पे। अब देखो नाभिक के आकार का आकलन, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि नाभिक का आकार मतलब क्या, त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर और परमाणु का आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर। तो आखिर नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया होगा इन्होंने, आप देखना। आप जानते हो अभी जब इसके पहले हम रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग समझा रहे थे, तो जो अल्फा कण आ रहे थे, अलग अलग अल्फा कण अलग अलग कोणों पर प्रकीर्णित हो रहे थे। अच्छा, उसमें से कुछ ऐसे भी अल्फा कण थे जो बिल्कुल आए और ठीक नाभिक के सामने ही पड़ गए, तो बैक टू पवेलियन हो गए, मतलब क्या वापस उसी रास्ते पे क्या लौट गए। मतलब उनका प्रकीर्णन कितना माना जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, इधर आ रहे थे ना, उनके गति की दिशा ये तो थी, और नाभिक पड़ गया तो इधर लौट गए, तो गति की दिशा इधर थी, लौट गए इधर, ठीक। तो गति की दिशा इधर और लौट गए इधर, मतलब बीच का कोण कितना, 180 डिग्री। उनका प्रकीर्णन कितना मानेंगे, 180 डिग्री मानेंगे। और जानते हो उन्हीं की सहायता से इन्होंने नाभिक के आकार का आकलन किया। कैसे किया, आप डायग्राम में देखना। मान लो ये नाभिक है और नाभिक पर आवेश कितना, प्लस जेडी, और जहां पे जेड क्या, परमाणु क्रमांक। आप जानते हो परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हम स्मॉल ई से लिखते हैं। तो नाभिक पर आवेश कितना हो गया, प्लस जेडी। क्यों, क्योंकि परमाणु क्रमांक अगर जेड है तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, जेड, और एक प्रोटॉन पे आवेश कितना, प्लस ई, तो दो प्रोटॉन पे आवेश कितना, प्लस 2e, तीन प्रोटॉन पे आवेश कितना, प्लस 3e, चार प्रोटॉन पे आवेश कितना, प्लस 4e, और उसी प्रकार से जेड प्रोटॉन पे कितना आवेश, प्लस जेडी। और जहां पे जेड क्या, परमाणु क्रमांक, जो कि बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। अच्छा, ये आपका यहां से अल्फा कण आया। आप जानते हो अल्फा कण वास्तव में क्या, हीलियम का नाभिक है, उस पर आवेश कितना होता है, प्लस 2e होता है। और मान लो यहां से आया, आते 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 ठीक सामने यहां तक आया, और उसको फिर यहीं से आपका लौट गया। तो जितना निकटतम आ पाया उसी को लगभग नाभिक का आकार मान लिया गया। आकार का मतलब क्या, त्रिज्या मान ली गई। तो अब देखो यहां से लौटा है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी के हमने r0 से लिखा, और यही r0 यहां पे क्या कहलाएगा, नाभिक की त्रिज्या कहलाएगी। नाभिक के आकार का आकलन इसी प्रकार किया गया। आप ये भी जानते हो अल्फा कण जैसे जैसे इधर आता जाएगा उसकी गतिज ऊर्जा लगातार घटती जाएगी, और अल्फा कण और नाभिक से मिलकर बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा लगातार बढ़ती जाएगी। और एक अवस्था ऐसी आएगी कि जब अल्फा कण की समस्त गतिज ऊर्जा अल्फा कण और नाभिक से मिलकर बने निकाय के स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। यानी आप यूं कह सकते हो यहीं तक आया, इसके आगे तो नहीं आया ना, तो यहां पे आने पे उसकी गतिज ऊर्जा क्या, 0 हो गई। और ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा, ऊर्जा को हम उत्पन्न नहीं कर सकते, ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते, हमेशा उसका रूपांतरण होता है। तो आखिर वो ऊर्जा गई कहां, वही ऊर्जा आपका यहाँ पे अल्फा कण और नाभिक से मिलकर बने निकाय के स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना नाभिक तथा अल्फा कण से मिलकर बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा ये बराबर होगी किसके, अल्फा कण के गतिज ऊर्जा से। आप आगे देखना अल्फा कण के गतिज ऊर्जा को मान लो यहाँ पे हमने एक सिंबल दे दिया के। आप जानते हो किनेटिक एनर्जी, पहला वर्ड के इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल हो गया। अब रही बात स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला कितना होता है आप जानते हो, खाली ब्लैक कलर आप देखो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे स्मॉल r। हमने बीच बीच में यहाँ पे क्या वैल्यू भी फिट कर दिया, Q1 तो Q1 मान लो हमने इसी के आवेश को मान लिया कितना, प्लस जेडी है तो हमने प्लस जेडी लिख दिया। फिर यहाँ पे Q2 तो Q2 यहाँ पे क्या अल्फा कण पर आवेश कितना, प्लस 2e है तो प्लस 2e कर दिया, और बटे स्मॉल r दोनों के सेंटर के बीच की दूरी। तो आप जानते हो इन दोनों के बीच की दूरी को किससे, r0 या r0 से लिखा गया, तो r की जगह पे हमने r0 कर दिया।
तो इस प्रकार से आपका निकल के आया। अब देखो के हम यहाँ पे ले आए और यहाँ पे निकल के आया 1/4πε0 और यहाँ पे पूरे को मल्टीप्लाई करो तो बराबर कितना हो जाएगा 2Ze²/r0। इस प्रकार से आपने देखा अल्फा कण की गतिज ऊर्जा कैपिटल के का मान निकल आया 1/4πε0 2Ze²/r0। लेकिन हमको तो नाभिक का आकार चाहिए, आकार मतलब क्या, त्रिज्या चाहिए, मतलब हमको यहाँ पे क्या r0 चाहिए या r0 कह लो, जो आपको उचित लगे आप नाम से पुकार सकते हो। आप देखना तो r0 को हम यहाँ पे ले आए और k को इधर में ट्रांसफर कर दिया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे हो r0 या r0 दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 2Ze²/k। अब इन्होंने क्या किया, इसकी वैल्यू आप सभी लोग जानते हो 9 × 10⁹ 2 ऐसे लिखा जाएगा। जेड जिस धातु का पत्र लिया गया उसका परमाणु क्रमांक यहाँ पे रखो, स्मॉल ई इसका मान कितना 1.6 × 10⁻19 कूलम, के अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, और इतने पूरे वैल्यूज को रख के जब हम निकालोगे तो r0 का मान निकल आएगा, मतलब नाभिक की त्रिज्या निकल आएगी। रदरफोर्ड ने इसी आधार पर या इसी फार्मूले की सहायता से नाभिक के आकार का आकलन किया था और बताया था कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो लगभग 10⁻15 मीटर होती है, जिसको हम फर्मी भी कहते हैं। और साथ ही आपको होता है, और परमाणु का आकार लगभग कितना होता है 10⁻10 मीटर होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम आप बोलते हो। अब हम चलते हैं यहाँ पे कि इनकी जो कमियां थी रदरफोर्ड मॉडल में। पहली कमी आपने देखा परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में। अगर इनके मॉडल को सही माने तो परमाणु में अस्थायित्व होता है, इसकी व्याख्या हम कर ही नहीं सकते हैं। इनके मॉडल को सही माने तब तो ये निकलेगा परमाणु अस्थायी होता है, और जबकि वास्तविकता आप भी जानते हो कि परमाणु में क्या अस्थायित्व पाया जाता है, परमाणु अस्थायी होता है, स्टेबल होता है। ठीक, अच्छा उसी प्रकार से अगर इनके मॉडल को सही माने तो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती। इनके मॉडल को अगर सही माने तो हर पदार्थ का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त करें अविरत स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, और जबकि अधिकांश ऐसे पदार्थ हैं जिनका स्पेक्ट्रम रेखीय बैंड मिलता है। तो इस प्रकार से इनके मॉडल की जो कमियां थी उस कमियों को दूर किया नील बोर ने। अब इसके बाद चलते हैं प्रोफेसर नील बोर का सिद्धांत परमाणु के बारे में। प्रोफेसर नील बोर ने, जानते हो, वैज्ञानिक मैक्स प्लांक की थ्योरी को लगाया और थ्योरी को लगा के अपना मॉडल प्रस्तुत किया। तो मैक्स प्लांक की थ्योरी क्या है? वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने बताया कि जब कोई विद्युत चुंबकीय तरंग संचरित होती है तो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में संचरित होती है। उन पैकेटों या बंडलों को उन्होंने अपने टाइम पर उसका नाम दिया था क्वांटा। क्वांटम सिद्धांत वहीं से निकला है, क्वांटा से क्वांटम, और बाद में वैज्ञानिकों ने उसी का नाम बदल के फोटान कर दिया, PHOTON फोटान। और प्रत्येक फोटान से संबद्ध ऊर्जा कितनी होती है, hν होती है, जहां पे h क्या है, प्लांक नियतांक है, जिसका मान 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है, और न्यू क्या है, उस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति है। ये थी प्लांक की थ्योरी। मतलब ऊर्जा का अगर संचरण होगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में तो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों में बंडलों के रूप में होगा। उस बंडल को, पैकेट को क्या कहा जाएगा, फोटान कहा जाएगा। अब प्रोफेसर नील बोर ने क्या किया, जानते हो, परमाणु मॉडल प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने 3 परिकल्पना की। उनकी देखो पहली परिकल्पना क्या है, प्रथम परिकल्पना, उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड मॉडल में रदरफोर्ड ने जो बताया था कि नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जहां मर्जी आए वहां घूमते रहें। मतलब कहने के तात्पर्य कोई निश्चित कक्षा नहीं थी, वो बस चारों तरफ घूम रहे हैं, एक दायरे के अंदर घूम रहे हैं। इन्होंने क्या किया, उसमें संशोधन किया। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि चाहे जिस कक्षा में घूमते रहेंगे, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उसी कक्षा में घूमेगा जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। अब देखना, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बराबर क्या हो, h/2π का पूर्ण गुणज हो। कोणीय संवेग को हम कैपिटल J से लिखते हैं, और J बराबर क्या होता है, I ओमेगा, जहां पे I क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। फिर इक्वल के नीचे इक्वल h/2π, और क्योंकि पूर्ण गुणज हो, आप पूछोगे पूर्ण गुणज का मतलब क्या हुआ, पूर्ण गुणज का मतलब हुआ कि h/2π का 2 गुना, या h/2π का 3 गुना, या h/2π का 4 गुना, मतलब पूर्णांक संख्या में गुना, 2.5 गुना, 3.5 गुना, 3.25 गुना, ये सब नहीं चलेगा इसमें। ठीक है, पूर्णांक संख्या में उतना गुणा हो। ठीक है, तो आप आगे देखना है यहाँ पे, तो J बराबर के I ओमेगा, ये क्या हो गया, कोणीय संवेग हो गया, इक्वल के नीचे इक्वल हो गया, h/2π हो गया, और क्योंकि पूर्ण गुणज हो तो हमने n से मल्टीप्लाई किया, और जहां पे n हमने क्या मान लिया, कोई पूर्णांक संख्या है, मतलब n बराबर कितना, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब आप आगे देखना, और जानते हो इसी n को हम क्या कहते हैं, कक्षा की क्रम संख्या भी कहते हैं, या इसी को मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में I है तो I बराबर कितना हो गया, mr², जड़त्व आघूर्ण आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में इसके पहले। ठीक, अच्छा ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या होता है, V = R ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप देखोगे तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। आप देखना, इस R से ये R कैंसिल हो गया। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या निकला आपका, देखो M
वी आर, यही तो निकला, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया ना, और बराबर कितना एन एच अपान 2 पाई। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो एम वी आर दैट इज इक्वल टू एन और यहाँ पे एच अपान 2 पाई। ये एम वी आर क्या है, कोणीय संवेग है जो कि एच अपान 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज के लिए एन से मल्टीप्लाई किया गया और एन का मान क्या, पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये इनकी पहली परिकल्पना थी प्रोफेसर नील बोर की। अब इन्होंने एक दूसरी परिकल्पना करी। इन्होंने द्वितीय परिकल्पना में माना कि अस्थायी कक्षाओं, और जानते हो उसी को अनुमत कक्षा भी कहते हैं। अनुमत कक्षा मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन चाहे जिस कक्षा में घूमने की परमिशन नहीं होती है, नाभिक के परितः घूमते समय इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए कक्षा सुनिश्चित होगी, उसी कक्षा में ही घूमेगा। तो सुनिश्चित कक्षा को अगर हम चाहें तो अनुमत कक्षा भी कह सकते हैं कि जिस कक्षा में घूमने के लिए उसको परमिशन मिली हुई है। तो ऐसी कंडीशन में देखो, अस्थायी कक्षाओं यानी अनुमत कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। जैसा कि रदरफोर्ड मॉडल में आपने देखा था, लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे थे, सब में घूम रहे थे। तो इस प्रकार से आप जानते हो रेखीय स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं हो पा रही थी, और जब ये मान लिया तो रेखीय स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम की व्याख्या आसानी से अब हो जाएगी। तो इन्होंने दूसरी परिकल्पना में ये माना कि अस्थायी कक्षा यानी अनुमत कक्षा परमिटेड ऑर्बिट में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। अच्छा, उसके बाद चलो तब फिर लोगों ने पूछा उत्सर्जन करेंगे कब, तो उसके लिए इन्होंने तीसरी परिकल्पना करी। तीसरी परिकल्पना में देखो क्या माना कि जब परमाणु को किसी बाह्य स्रोत से उपयुक्त ऊर्जा मिलती है। आपको समझाएं, उपयुक्त ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, हर परमाणु का अपना अलग अलग किंतु नियत ऊर्जा स्तर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, परमाणु का विविक्त ऊर्जा स्तर। और जो बातें हम बोल रहे हैं स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति का लेक्चर 1 आप देखना, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक, आप देखना, तो जब परमाणु को किसी बाह्य स्रोत से उपयुक्त ऊर्जा मिलती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी अस्थायी कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में पहुंच जाता है। तो चला तो गया लेकिन अधिक देर तक नहीं ठहर पाता है। मैक्सिमम जानते हो कितना, 10 की घात -8 सेकंड अधिकतम, अधिक से अधिक। ठीक, अधिकतम 10 की घात -8 सेकंड तक ठहरकर पुनः नीची कक्षा में वापस लौटता है। और जब वो नीची कक्षा में वापस लौटेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग फोटॉन के रूप में ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। केवल तब करेगा। एक बार फिर आपको समझाएं, परमाणु के पास हम ऊर्जा लेके गए, ऐसा नहीं कि चाहे जो ऊर्जा लेके जाएंगे वो एब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ सुनिश्चित ऊर्जा की मात्राएं हैं, उस सुनिश्चित ऊर्जा की मात्राएं ही जब मिलेंगी तो ही वो आपका ऊर्जा को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। हम जो भी बातें बोल रहे हैं एक बार आपको फिर समझाएं। स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति का लेक्चर नंबर 1 आप जरूर देखना। अगर आप इसको पढ़ते हो उसको पढ़ते हो दोनों, तो आपका पूरा का पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आप देखना, तो जब परमाणु को किसी बाह्य स्रोत से उपयुक्त ऊर्जा मिली तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी अस्थायी कक्षा को छोड़ के किसी ऊंची कक्षा में पहुंच गया। अच्छा, ऊंची कक्षा में अधिकतम कितनी देर तक, 10 की घात -8 सेकंड तक ठहरा और तुरंत वापस नीची कक्षा में लौटेगा। और नीची कक्षा में लौटने के दौरान विद्युत चुंबकीय तरंग फोटॉन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। मान लो नीची कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E1 है, ऊंची कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा E बराबर कितना हो जाएगा, E2 - E1। और जो डिफरेंस आया यही विद्युत चुंबकीय तरंग फोटॉन के रूप में उत्सर्जन के रूप में हमको प्राप्त होगा। तो आप जानते हो E2 - E1 बराबर कितना हो गया, hν। इस प्रकार से आपने प्रोफेसर नील बोर का आपने परिकल्पना देखी परमाणु के बारे में। जानते हो इस मॉडल में, आप इनको मॉडल कहो चाहे इनकी परिकल्पना कहो, इसमें भी कुछ कमियां रही। उस कमियों को बाद में वैज्ञानिक सोमरफील्ड ने और वैज्ञानिक दी ब्रागली ने उसमें सुधार किया। इस प्रकार परमाणु की संरचना का लेक्चर 1 आपने देखा। इसके तुरंत बाद परमाणु की संरचना का लेक्चर 2 हम अपलोड करेंगे, जिसमें बाकी जो चैप्टर बचा वो पूरा कवर करेंगे। और लेक्चर 3 आप जरूर देखना, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल हम लगवाएंगे। और जो भी न्यूमेरिकल होगा, हर न्यूमेरिकल किसी न किसी कंपटीशन से लिया हुआ होगा। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।